कोई दिक्कत है इसमें? हम एक बार फिर से कर लेते हैं। कुछ डेफिनेशन हम कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने पहले हम लोगों ने एग्रीगेट टर्नओवर देखा था। एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है। फिर हम लोगों ने बिजनेस देखा था, बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके बाद बिजनेस वर्टिकल क्या होता है वो पढ़ा था। कैपिटल गुड्स क्या होता है वो पढ़ लिया था। कैजुअल टेक्सटाइल पर्सन किसे बोलते हैं वो पढ़ लिया था। कंपोज सप्लाई क्या होती है, कंसिडरेशन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस सप्लाई क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ये पढ़ लिया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ये भी पढ़ लिया था। एग्जाम्पशन सप्लाई ये भी पढ़ लिया था। फिक्स एस्टेब्लिशमेंट ये पढ़ लिया था। गुड्स भी पढ़ लिया था हम लोगों ने। अब हम आगे थे नेक्स्ट इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इस पे आगे थे और इसकी डेफिनेशन को हम देख रहे थे। यहाँ पर हम लोग रुक गए थे। हमने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में आपको ये बताएंगे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ये होता क्या है। किसी को पता है आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? नहीं पता? देखो बेसिकली होता क्या है, आईएसडी होता क्या है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होता क्या है, इसका नाम में अपना पे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये समझो कि मान लीजिए मेरी एक एडवर्टीजमेंट कंपनी है और वो एडवर्टीजमेंट कंपनी का ऑफिस मैंने उत्तराखंड में खोल लिया। एक ऑफिस खोला मैंने उत्तराखंड में, और जहां से एडवर्टीजमेंट होता है वो मेरा दिल्ली में एक ब्रांच है और एक हरियाणा में। एक हरियाणा में ब्रांच है और एक दिल्ली में, जहां से एडवर्टीजमेंट कंपनी का कारोबार हो रहा है। लेकिन मैंने ऑफिस मेरा रन में कहां से कर रहा हूं, मेरा हेड ऑफिस कहां पर है, वो मेरा उत्तराखंड में। तो मैंने मान लीजिए अपने उत्तराखंड के लिए हरियाणा और दिल्ली के लिए कोई खर्चा किया, कोई एक्सपेंसेस किया, कोई भी ऐसा सर्विस ली मैंने दोनों की जगह के लिए। या मान लीजिए हो सकता है जैसे मैंने भी अपने आप को, या मेरा एक काम से समझ इस तरीके से समझो, इसको एग्जांपल को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। मान लीजिए मेरा एडवर्टीजमेंट कंपनी नहीं है, मेरी इवेंट मेरी है, वेडिंग पॉइंट्स वगैरह होते हैं मेरे। तो एक वेडिंग पॉइंट मेरा है हरियाणा में, एक वेडिंग पॉइंट है मेरा कहां पर, दिल्ली में, और मेरा ऑफिस कहां पर है, उत्तराखंड में। अब मैंने क्या करा, एक ऐड दिया। मैंने एक ऐड दिया कि भाई कोई किसी को अगर आपको शादी या फंक्शन करवाना हो तो मेरा एक वेडिंग पॉइंट हरियाणा में है और एक यहाँ पर है। तो अब वो जो मैंने ऐड दिया है उसके मैंने खर्चे मैंने उसका जो पेमेंट किया वो 1 लाख रुपए प्लस जीएसटी 18%। तो 1,18,000 रुपए मैंने पार्टी को दे दिया। तो 18,000 रुपए मेरे पास इनपुट टैक्स रखा हुआ है। लेकिन वो बिल जो हुआ है, वो बिल जो आया है वो मेरे हेड ऑफिस वाला ऑफिस, मतलब उत्तराखंड वाला ऑफिस पे आया, क्योंकि मैंने यहां से किया है। लेकिन करा कहाँ है, किसके लिए किया है, वो किया है मैंने हरियाणा और दिल्ली के लिए। ठीक है ना। अब हुआ क्या, जैसे मैंने ऐड दिए तो हरियाणा में एक बंदा था, उसने उसने उसको कुछ फंक्शन करना था, तो वो हरियाणा वाले ऑफिस में गया और वहां पे जाके उसने बुकिंग करवा ली। अब सेल जो हो रही है वो हरियाणा में हो रही है और दिल्ली में हो रही है, लेकिन इनपुट जो रखा हुआ है वो कहां रखा हुआ है, उत्तराखंड में। ठीक है ना। तो एक ऐसा ऑफिस जहां पर से सेल नहीं होती, जहां पर सिर्फ इनपुट इनपुट रखा रह जाता है, और वो इनपुट को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है अपने ब्रांचेस में, उस ऑफिस को, उस जगह को बोलते हैं, उस डिस्ट्रीब्यूटर को बोलते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है। उत्तराखंड में ना तो सेल तो कुछ होगी नहीं, वहां पे जो भी काम होगा यहाँ से बिलिंग परचेज तो यहीं से आ जाएगी, तो इनपुट यहाँ पे होगा, आउटपुट वहां पर होगा। तो इसलिए हम ये जो ऑफिस होगा, हेड ऑफिस होगा, वो इनपुट को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेगा। दैट ऑफिस विल बी कॉल्ड एज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। समझ में? हेलो, यस सर। समझ में आया ना। तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मींस ऑफिस ऑफ सप्लायर ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज और बोथ which receive tax invoices, tax invoices issued under section 31 towards the receipt of input service and input issue a prescribed document for the purpose of distributing the credit of central tax, state tax, integrated tax, union tax on the said services to the supplier of the taxable goods or services, or both having the same permanent account number as that of the said office। मतलब क्या है, एक ऐसा ऑफिस जहां पे सिर्फ और सिर्फ इनवॉइसेस आती हैं परचेज की, जहां पे इनपुट रखा रहता है, फिर उससे वो एक डॉक्यूमेंट के थ्रू अपने उन ब्रांचेस में जहां पर वो, और जो सेम पैन नंबर पे आपकी ब्रांचेस खुली हुई हैं दूसरे स्टेट में, वहां पर सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी को और यूटीजीएसटी को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। दैट office will be called as input service distributor. There is no implications by the law that the ISD must be
द हेड ऑफिस। मतलब इसमें ये कुछ नहीं है, ये कहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हेड ऑफिस ही आईएसडी होगा। फर्दर द लॉ आल्सो प्लेस नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ ऑफिस दैट कैन बी रजिस्टर्ड इन आईएसडी। देयरफॉर अ सिंगल कंपनी में चूज have multiple regional offices based on their business requirement। मतलब उसके ऐसे कोई लिमिट नहीं है कि एक आईएसडी के अंदर कितने ऑफिसेज अंडर आ सकते हैं, कितनी ब्रांचेस आ सकते हैं। Each type of tax must be distributed through a separate ISD invoice. However, there is no requirement to issue ISD invoice at an invoice level received from the supplier of the service। मतलब वो कह रहा है हर एक टाइप के लिए each type of tax must be distributed through the, हर एक टाइप का टैक्स जो होगा एक ISD इनवॉइस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट सेपरेटली करा जाएगा। ये हम इसके बारे में बाद में भी डिस्कस करेंगे, आगे आने वाला है तो उसके बारे में डिटेल डिस्कशन होगा। एक होता है जॉब वर्क। जॉब वर्क क्या होता है भाई? जॉब वर्क होता है जैसे मान लीजिए मेरा कपड़ों का शोरूम है, तुम्हारी शादी है और तुम मेरे पास आए कहने लगे कि मेरी ना शेरवानी बना दो। तो मेरे पास कपड़ा रखा हुआ था, सब कुछ सामान मेरे पास रखा हुआ था। आपने कपड़ा पसंद करा, डिजाइन दिया और चले गए। जब मैं शेरवानी बनाने लगा तो उसमें थोड़ा सा काम जो था जरी का, वो मेरे यहाँ नहीं होता था। वो एक बंदा है, उसने वो मेरे पास से सामान मेरे पास से वो लेके गया और उसने जाकर के वो काम किया और काम कर करके फिर उसने मुझे वहां से वापस वो एसेट दे दी। मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर जॉब, उस शेरवानी का कुछ पर्टिकुलर सेक्शन था, जॉब थी जो मेरे यहाँ नहीं हुई थी, तो उसके लिए किसी और बंदे ने मेरे से वो प्रोडक्ट लेके चले गया, उसमें काम किया और फिर मुझे वापस कर दिया। जो उसने काम किया उसे बोलते हैं जॉब वर्क। जॉब वर्क मींस द ट्रीटमेंट और प्रोसेस अंडरटेकिंग बाय द पर्सन on goods belonging to the another registered person, and the expression job work shall be construed accordingly। ठीक है ना? मतलब क्या है कि किसी के एसेट को लेके जाना, उस पर एक जॉब परफॉर्म करना और उसकी जॉब को परफॉर्म करके उसे वापस दे देना, दैट इज जॉब वर्क। While treatment and processing are commonly understood as services, there is no implication that job work is purely services or that goods would not be used for the such treatment or processing. A job worker is free to effect inward supplies on his own account for carrying out the job work. The law does not require that goods applied for the treatment or process must also be sent by the registered person on whose goods the job work is undertaken. As regard the job worker per se, the law makes no insistence that such person must be the registered person। मतलब जो परफॉर्म कर रहा है उस जॉब वर्क को, इसका मतलब ये पक्का होना जरूरी नहीं है कि वो रजिस्टर्ड पर्सन ही हो, वो कोई भी हो सकता है। जो उस एक्सप्रेशन को करता है, जो उस जॉब वर्क को करता है, उसे बोलते हैं जॉब वर्कर। ठीक है, तो ये हम लोग को क्लियरली समझ में आ गया कि जॉब वर्क क्या होता है। लोकेशन ऑफ रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज मतलब क्या है? ये कैसे पता चलेगा कि जो रिसिपेंट है, जो मतलब जैसे मान लीजिए मैंने किसी को सर्विस दी, तो जिसने रिसीव करी है उसकी लोकेशन क्या है, वो कहाँ का रहने वाला है, उसकी लोकेशन कैसे डिसाइड होगी? तो बोला गया, हेलो, ठीक है, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट ऑफ द सर्विसेज मींस वेयर अ सप्लायर इज रिसीव्ड एट अ प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर व्हिच द रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन, द लोकेशन ऑफ सच। जैसे मान लीजिए मैंने कोई सामान आपको बेचा, आपकी कंपनी जो रजिस्टर हो रखी है उत्तराखंड में रजिस्टर हो रखी है, तो आपका जो लोकेशन ऑफ रेसिपेंट होगा वो उत्तराखंड होगा, यूके होगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन आपने मान लीजिए आपने खरीदा तो मान लीजिए यहाँ पर उत्तराखंड में, लेकिन आपकी बिजनेस आपने जिस कंपनी के नाम से रजिस्ट्रेशन ले रखा है वो है महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड होगा, तो आपका लोकेशन ऑफ रेसिपेंट क्या कहलाएगा? महाराष्ट्र कहलाएगा। ये पहली बात बोली कि पहले तो लोकेशन, अगर आप रजिस्टर्ड कंपनी हो तो आपकी लोकेशन जहां पे आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है वो आपकी लोकेशन सप्लाई होगा। दूसरा, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा, वेयर अ सप्लाई इज रिसीव्ड एंड एट अ प्लेस वेदर देन द प्लेस ऑफ बिजनेस व्हिच रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन फिक्स एलिमेंट। मतलब अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा तो जहां पर आपका ठिया है, जहां से आपका कारोबार हो रहा है, फिक्स एस्टेब्लिशमेंट है, वो आपकी लोकेशन कहलाएगी। अगर आपकी कोई फिक्स एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है, वेयर अ सप्लाई इज रिसीव्ड एट मोर देन वन एस्टेब्लिशमेंट whether the place of business or fixed establishment, the location of the establishment must be directly concerned with the recipient of the supply। मतलब अगर मान लीजिए आपके 2-3 जगह हैं जहां से आप कारोबार करते हो और आपने रजिस्ट्रेशन भी नहीं ले रखा और आपकी कोई फिक्स एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, आप कभी कहीं बैठते हो कभी कहीं बैठते हो, तो जहां से आप रेगुलरली बेसिकली कंसर्न डायरेक्टली काम कर रहे हो वो वाली लोकेशन आपकी क्या हो जाएगी? फिक्स एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए आपकी कोई लोकेशन है ही नहीं,
तो फिर इन एब्सेंस ऑफ सच प्लेस, अगर कोई ऐसी प्लेस है ही नहीं, द लोकेशन ऑफ द यूजर प्लेस ऑफ द रेजिडेंट, मतलब जहां पर आप रहते हो वही आपकी लोकेशन ऑफ सप्लायर हो जाएगी, रिसिपेंट हो जाएगी। जहां पर आप रहते हो वही आपकी लोकेशन मान ली जाएगी। ये क्यों बता रहा हूँ, ये सारी चीजें इसलिए बताई जा रही है क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ये सारी डेफिनेशंस आपको बार बार सुनने के लिए मिलेंगी, सुनने के लिए मिलेगा। लोकेशन ऑफ रिसिपेंट देखो भाई, तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट का मतलब कैसे पता चलेगा, वो आपको ये बता दिया। लोकेशन ऑफ सप्लायर, सप्लायर की लोकेशन कैसे पता चलेगी, बेचने वाला कहाँ का, सेम जहां का उसने रजिस्ट्रेशन लिया वहां का, जहां पर उसका फिक्स, अगर उसने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो जहां पर उसकी फिक्स एस्टेब्लिशमेंट है, जहां से वो कारोबार कर रहा है। अगर फिक्स एस्टेब्लिशमेंट उसकी नहीं है, एक से ज्यादा जगह पे काम करता है, तो जहां से वो मेनली कंसर्न काम करता है। अगर कोई ऐसी जगह है नहीं जहां से वो काम करता है, जहां पर उसकी कोई फिक्स एस्टेब्लिशमेंट नहीं, कोई जगह नहीं है, तो जहां का वो रहने वाला वहां की उसकी लोकेशन सप्लायर बन जाएगी। सेम तरीका है उसका। मार्केट वैल्यू का मतलब क्या हुआ, मार्केट वैल्यू शैल मींस द फुल अमाउंट व्हिच इज recipient of a supplier is required to pay in order to obtain the goods or services or both of like kind and quality at or about the same type and at the same commercial level where the recipient and the supplier are not related। मतलब क्या है, जहां पर आपका जो सप्लायर है वो आपका रिलेटेड पर्सन नहीं है, उस केस में मार्केट वैल्यू होगी जो एक पूरी, मतलब एक रिसिपेंट उसका जो पेमेंट निकल रहा है उसकी तरफ देने मतलब उसकी तरीके की चीजें जो मार्केट में जो रेट चल रही है उसकी क्वालिटी, उसी क्वालिटी की चीजें जो मार्केट में बिक रही है, उसकी जो कीमत है जो हमें पे करनी पड़ेगी, वो उसकी मार्केट वैल्यू होगी। फिर एक मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई क्या होता है, मिक्स सप्लाई होती है बेसिकली जो वो सप्लाई जिसमें दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट मिलके बिक रहे हैं, ठीक है, और वो दोनों प्रोडक्ट अपने आप में इंडिपेंडेंट है मार्केट में बिकने के लिए। जैसे मान लीजिए कैडबरी का पैक आता है, कैडबरी का पैक आता है, उसके अंदर टॉफी भी होती है, चॉकलेट भी होती है, ठीक है ना, बहुत सारी अलग अलग चीज होती है, वो अलग अलग भी बिकती है अपने आप। लेकिन हम क्या करते हैं, उन्हें एक पैक बना दिया, उस पैक बना, अब जैसे टॉफी पे लग रहा है 5%, चॉकलेट पे लग रहा है 18%, एग्जाम्पल के तौर पर, वो अपने आप ही जब मार्केट में बिकती है तो उस पर उतना जीएसटी लगता है। लेकिन जब उन्हें पूरा पैक बना दिया और पूरा एक कैडबरी का पैक बना दिया, तो अब जब उसे बेचेंगे तो उस पर जीएसटी कितना लगेगा, सब पे अलग अलग लगेगा या पूरा एक प्रोडक्ट पे एक लगेगा, एक लगेगा। लेकिन वो रेट कौन सा होगा, टॉफी पे तो 5% लग रहा है, चॉकलेट पे 18% लग रहा है, और उसके अंदर और भी चीजें हैं जिसपे 12% लग रहा है, तो ऐसे तो अलग अलग मिक्स चीजें हैं उसमें। तो उस केस में जो भी उस पूरे पैक में सबसे हायर रेट का होगा वही पूरे पैक के ऊपर जीएसटी लग जाएगा। मान लीजिए चॉकलेट के ऊपर 18% लगता है और बाकी चीजों पे जो लगता है 5% लगता है, तो पूरे पैक के ऊपर 18% लग जाएगा। हो सकता है टॉफी पे 18% लग रहा होता, बाकी पे 5% लग रहा होता, तो जो भी उस प्रोडक्ट में जो भी हायर रेट का प्रोडक्ट होगा उस पर जो जीएसटी लगता है वो पूरे पैक के ऊपर लग जाएगा। दैट इज मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई होती है जब दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट मिलकर बिक रहे होते हैं सिंगल प्राइस पे, और वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं मार्केट में बिकने के लिए, लेकिन उन्हें हमें अपने जो कंबाइन कर करके उसे बेच रहे होते हैं, तो उसे लग्जरी गुड्स बना देते हैं, तो उस वजह से उस पर टैक्स लगता है, तो वो हमारी मिक्स सप्लाई होती है। तो मैंने आपको बड़ा सिंपल से बता दिया, मिक्स सप्लाई मींस टू और मोर इंडिविजुअल सप्लायर्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज और एनी कॉम्बिनेशन thereof made in conjunctions with each other by a taxable person for a single price, where such supply does not consist a composite supply। लेकिन वो composite supply नहीं होनी चाहिए, वो हमारी क्या होगी, मिक्स सप्लाई कहलाएगी। आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई का मतलब क्या हुआ, जब भी मैं आउटवर्ड सप्लाई के बारे में बोलूंगा तो इसका मतलब समझ में आ जाना चाहिए। आउटवर्ड सप्लाई इज रिलेटेड टू अ पर्सन शैल मीन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज वेदर बाय सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, rental, lease or disposal or any other means made on agreed to be। ठीक है, तो मतलब आउटवर्ड सप्लाई मतलब जब भी आप सेल करोगे तो आप जब किसी को सेल करोगे तो आप ये नहीं बोलोगे, आप जीएसटी के उसमें बोलोगे मैंने आउटवर्ड सप्लाई करी है। ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंसिंग, रेंटिंग, लीज, डिस्पोजल, ये सारी चीजें क्या होंगी, एग्जांपल है आउटवर्ड सप्लाई के, ठीक है ना, तो ये आउटवर्ड सप्लाई कहलाएगी। आउटवर्ड सप्लाई मतलब सेल जो भी कर रहे हो आप। Explanation: even in a case of agreed to supply with constitute outward supply, this is important. Note that GST will be imposed on advance payment made under agreement of supply in future। मतलब क्या है, जीएसटी जो है वो एडवांस पेमेंट पे भी लगता है। लाइक आपने पहले से पेमेंट, आपके पास कोई आपने सेल करी और आपने सेल भी नहीं करी, आपका पैसा आ गया, तो उसके ऊपर भी जीएसटी इम्पोज हो जाता है।
प्लेस ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस ही बहुत डिसाइड करना बहुत जरूरी होता है हमारे बिजनेस में। वो क्या होता है? प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड अ प्लेस where from where the business is ordinarily carried on and includes a warehouse, godown or any other place where a taxable person store his goods or provides receive or goods। मतलब वो जगह जहां से बिजनेस किया जा रहा है, जहां पर वेयर हाउस है, जहां पर गोडाउन है, जहां से सामान बेचा जा रहा है, वो हमारा क्या हुआ? स्टोर है, जहां पे स्टोर गुड्स रखा गया है, वो हमारा प्लेस ऑफ बिजनेस होगा। A place where a taxable person maintain a books of account, जहां पर वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा है, उसे भी हम प्लेस ऑफ बिजनेस बोलेंगे। जहां पे उसके अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं, वो भी उसका प्लेस ऑफ ठीक है बिजनेस होगा। A place where a taxable person engage in business through a agent or whatever name called, जहां से उसका एजेंट वर्क कर रहा है, वो भी उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहलाएगा। Builder has his registered cum cooperative office in Delhi and construction site in Noida. In this case, the place of business in Delhi is Delhi, and that is where business is ordinarily carried on or where business decisions are made. Construction site is lacks a sufficient degree of preeminence. मतलब क्या है? बिल्डर है, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, बिल्डर है जो जिसका कॉर्पोरेट ऑफिस है वो दिल्ली में है, लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट जो है वो नोएडा में। तो उसका जो प्लेस ऑफ बिजनेस कहलाएगा वो दिल्ली कहलाएगा, क्योंकि वहीं से सारे काम हो रहे हैं, सारा बिजनेस रन किया जा रहा है, वहीं पे बिजनेस, वहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन भी हो रहा होगा। कंस्ट्रक्शन साइट तो उसमें इतनी सारी चीजें नहीं हो रही। फैक्ट्री लोकेटेड इन जयपुर एंड रजिस्टर्ड कम कोऑपरेटिव ऑफिस इन अहमदाबाद, ठीक है ना, जयपुर में लोकेटेड है लेकिन उसका कॉर्पोरेट ऑफिस है अहमदाबाद में। इन दिस केस प्लेस ऑफ बिजनेस इज जयपुर। इस केस में प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होगा? जयपुर में होगा, क्योंकि फैक्ट्री उसकी क्या है? जयपुर में है। द प्लेस वेयर बिजनेस इज ऑर्डिनरी कैरिड ऑन as the factory satisfied the condition of satisfactory degree of preeminence। मतलब अगर आपकी कहीं फैक्ट्री है तो वो चीज जस्टिफाई कर रहा है कि अगर वहां पे फैक्ट्री है तो इसका मतलब है वहीं से सारी चीजें ऑपरेट हो रही होगी, उसको मान लिया जाएगा प्लेस ऑफ बिजनेस। कस्टमर साइट्स इन इंदौर, कस्टमर साइट इन इंदौर ऑफ अ लिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी whose register come corporate office in Mumbai। In this case सिंपल सा पता चल रहा है, in this case business in Mumbai because there is where business is ordinary carried on, जहां से बिजनेस करा जा रहा है वहां पर वो हमारा मुंबई है, इसलिए हमें इसका बिजनेस प्लेस ऑफ बिजनेस क्या कहलाएगा? मुंबई कहलाएगा। रिसिपेंट क्या होता है? रिसिपेंट ऑफ अ सप्लाई ऑफ अ गुड्स, पता ही है हम लोग को, जो सामान खरीद रहा है, जिसको हम सर्विस दे रहे हैं, जिसको सर्विस हम बेच रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, वो हमारा रिसिपेंट कहलाता है। where a consideration is payable for a where consideration is payable for a supply of goods or services, the person who is paid to consideration, मतलब जो बंदा पैसे दे रहा है आपको, आपकी जो भी कंसिडरेशन, जो आपने सामान दिया उसका कंसिडरेशन दे रहा है, वो हमारा रिसिपेंट हुआ। When no consideration payable for the supply of goods, the person whom the goods are delivered or made available or whom possession or use of the goods is given to them, मतलब या तो हो सकता है कि कहीं से कंसिडरेशन आ ना रहा हो, लेकिन फिर भी आपने कुछ गुड्स उसे डिलीवर्ड करे हो और उसका जो पोजीशन जो हो गया वो आपने किसी बंदे को दे दिया हो, अधिकार किसी और को दे दिया इस गुड्स को, भाई आज से तुम्हारा हुआ, वो भी बंदा क्या होगा? रिसिपेंट होगा। There is no consideration payable for the supplier of services, the person to whom the service is rendered। मतलब अगर किसी सर्विस को किसी को दिया गया और उसका कंसिडरेशन नहीं आ रहा है, तो जिसको सर्विस दी गई है वो हमारा रिसिपेंट कहलाएगा। And any reference to the person to whom a supplier is made shall be construct as the reference to the recipient of the services supply। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। रिवर्स चार्ज क्या होता है? रिवर्स चार्ज मीन्स द लायबिलिटी टू पे tax by the recipient of the supplier of the goods or services both instead of supplier of such goods or services or both under subsection। मतलब क्या है? रिवर्स चार्ज क्या होता है? जिस केस में लायबिलिटी जो होती है वो रिसिपेंट के ऊपर आ जाती है। वैसे तो नॉर्मल केस में क्या होती है? लायबिलिटी होती है सेलर के ऊपर, कि सेलर गवर्नमेंट को टैक्स जमा करेगा, लेकिन उल्टे रिवर्स चार्ज केस में क्या आता है? जो परचेजर सामान खरीद रहा है, टैक्स को जमा करने की जिम्मेदारी भी उसी के हाथ में आ जाती है। मान लीजिए मैंने कोई सामान, अभी देखो मैंने मान लीजिए किसी से लैपटॉप खरीदा, तो उसका जो टैक्स होगा मैं उस सेलर को ही दे देता हूँ, मतलब उसकी कीमत मान लीजिए 30 लाख का लैपटॉप है और 2000 रुपए का टैक्स है, तो 32,000 मैंने उसे दे दिए और उसका 32,000 में से 30,000 उसने अपने पास रखे, सेलर ने 2000 रुपए गवर्नमेंट को जमा कर दिया। सेलर के ऊपर जिम्मेदारी थी गवर्नमेंट को जमा करने की। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिस केस में आप लैपटॉप किसी से खरीदोगे और उसका जो 30,000 रुपए तो उसे दे दोगे, 2000 रुपए अपने पास ही रख लोगे। रिसिपेंट जो सामान खरीद रहा है उसी के ऊपर जिम्मेदारी होगी उस गवर्नमेंट को जमा, उसे उसका टैक्स जमा करने की, उसे बोलेंगे रिवर्स चार्ज, जिस केस में परचेज रिसिपेंट के पास ही टैक्स की लायबिलिटी जमा करने की आ जाती है। सर्विस मींस
एनीथिंग अदर देन गुड्स, गुड्स को छोड़कर जो भी चीज बचा वो सर्विस में आ गया। इंक्लूड्स एक्सप्लेनेशन, इंक्लूड्स ट्रांजेक्शन इन मनी, जो पैसे के फॉर्म में हो रही, बट डज नॉट इंक्लूड मनी एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी और मनी को छोड़ करके बाकी चीजें जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है मनी के फॉर्म में, वो हमारी सर्विसेज होती है। एक्टिविटी रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन बाय कैश और बाय एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म currency or denomination to the another form currency or denomination for which is consideration is charged, तो हमारी होती है। टर्नओवर इन अ स्टेट, टर्नओवर इस एक स्टेट की टर्नओवर मींस क्या, मतलब क्या हुआ, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई, exempted supply, export of the goods and services made within a state by the taxable person, all interstate supply of goods and services made from the state by the said taxable person, एक्सक्लूजन ऑफ टैक्स इफ एनी चार्ज, सिंपल सी बात है, जो एग्रीगेट टर्नओवर जिसे बोलते थे वही सारी चीजें इसमें इंक्लूड कर दो, वो सारी चीजें हमारी क्या आ जाए। एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट इंक्लूड वैल्यू इंक्लूड, जो हमारी रिवर्स चार्ज वाली एंट्री होती है वो ना छोड़ करके बाकी सब चीजें हमारी टर्नओवर इन दी स्टेट कहलाती है। पूरी स्टेट की टर्नओवर अगर आपको निकालनी हो तो उसमें आपकी टैक्सेबल सप्लाई भी जोड़ लो, एग्जेम्प्टेड भी जोड़ लो, एक्सपोर्टेड भी जोड़ लो, जो आपने इंटरस्टेट सप्लाई करी है वो भी जोड़ लो, और जो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीसी और यूटीजीएसटी के एक्ट में नहीं आती उनको छोड़ करके, और जो रिवर्स चार्ज के केस में जो आपके जो सेल आई परचेज आई उसको छोड़ करके बाकी सब चीजें जोड़ करके जो भी आपकी सेल टर्नओवर बनेगी, सेल बनेगी, दैट इज योर टर्नओवर। वाउचर क्या होता है? वाउचर होता है कि जिस मतलब कुछ गुड्स आपने लिए और उसके एवज में आपने वाउचर दे दिया, ठीक है ना, कि भैया पैसे ना दे करके कंसीडरेशन के रूप में आपने क्या दे दिया, वाउचर दे दिया, दैट इज द वाउचर। वाउचर मींस अ इंस्ट्रूमेंट वेयर देयर इज एन ऑब्लिगेशन टू एक्सेप्ट इट एंड it as a consideration or part consideration of a supply of goods, मतलब जो आपने गुड्स बेचे हैं उसके कंसिडरेशन के रूप में आपने वाउचर ले लिया। जैसे मैंने मान लीजिए आपको वाउचर दिया कि जाके पिज्जा खा लेना, डोमिनोज में चले जाना, डोमिनोज में जाकर के इसे रिडीम कर लेना, तो आप वहां पे डोमिनोज में जाके पिज्जा खाओगे तो वहां पे जाकर के आपने जो उसे कंसिडरेशन के रूप में दिया वो दिया, वाउचर दिया, तो पूरा 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 पैसा कंसिडरेशन आपने वाउचर के रूप में दे दिया, पार्ट देयर ऑफ में दे दिया, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप ये यूज कर सकते हो। वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इन इन्वॉल्व इन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट, इंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, ठीक है ना, कंप्लीशन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, फिटिंग आउट, इंप्रूवमेंट, मॉडिफिकेशन, रिपेयर्स, मेंटेनेंस। जिस चीज के अंदर, जैसे क्या होता है कि मान लीजिए मैंने आपको बोला कि मैं आपका घर बना के दे दूंगा, तो जिस चीज के अंदर मैं अब आपको गुड्स भी बेच रहा हूँ, मैं आपको मान लीजिए आपको सर्विस भी दे रहा हूँ, गुड्स भी दे रहा हूँ, दोनों चीजें एक कॉन्ट्रैक्ट करा, उसके तहत मैं आपको इतनी सारी चीजें आपको आपके घर में लगा के दूंगा और आपको इस तरीके का बना के दूंगा, तो वो सारी चीजें जो आती है, ये सारा पार्ट जो होगा वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है। कॉन्ट्रैक्ट वेयर इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इज इन्वॉल्व्ड इन द एग्जीक्यूशन, मतलब क्या है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर गुड्स भी इंक्लूडेड है और सर्विस भी इंक्लूडेड, दोनों चीजें इंक्लूडेड है, और आपके अनुसार उसको काम को करके दिया जा रहा है, दैट इज द वर्क कॉन्ट्रैक्ट। जैसे बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। ये डेफिनेशंस आपके कुछ समझ में ना आया हो तो बताओ कोई डेफिनेशन। हेलो सर, ये जो कंपोजिट सप्लाई होती है, हाँ, मिक्स सप्लाई तो सर समझ आ गया, जो कंपोजिट सप्लाई होती है ना सर, उसमें जो हम फ्रेट चार्जेस ऐड करते हैं, तो सर वो फ्रेट चार्जेस किसके अकॉर्डिंग होता है कि? अब देखो क्या होता है इसमें, कंपोजिट सप्लाई क्या होती है, जैसे मान लीजिए मैंने ना आपको गुड्स बेचे, अब आप रहने वाले हो दिल्ली में, अब मैं आपको गुड्स यहाँ से वहां भेजूंगा, तो मुझे भाड़ा तो देना पड़ेगा ना, फ्रेट तो देना पड़ेगा ना, है ना। जी सर। फ्रेट जो होगा, अब मजबूरी है मेरी, अगर मुझे गुड्स को तुम्हें बेचना है तो मुझे फ्रेट भी देना, फ्रेट की सर्विस भी तुम्हें देनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब जब मैं फ्रेट चार्ज करूंगा तो फ्रेट पे लगता है अलग जीएसटी और गुड्स पे लग रहा है अलग जीएसटी, लेकिन वो दोनों चीजें मिल के बिक रही हैं और वो अलग अलग बिक भी नहीं सकती हैं भाई, गुड्स के साथ ही बिकेगा फ्रेट, गुड्स जब बिकेंगे तभी तो फ्रेट बिकेगा, फ्रेट की सर्विस तभी तो होगी जब वो, तो इसका मतलब है ये दोनों चीजें नेचुरली बंडल है, ये हमने नहीं करी, ये मजबूरी है, ये नेचुरली बंडल है आपस में, गुड्स के साथ फ्रेट मिलके बिकेगा, तो इसका मतलब है वो फ्रेट जो बिक रहा है वो किसकी वजह से बिक रहा है, वो इस गुड्स की वजह से बिक रहा है, तो जो गुड्स के ऊपर जीएसटी लगेगा वही पूरे मान लीजिए गुड्स जो आपका कीमत का 1 लाख का, फ्रेट आपका चार्ज किया मान लीजिए 10,000 रुपए,
तो 1,10,000 के ऊपर जीएसटी जो लगेगा वो लगेगा वही जो आपका गुड्स के ऊपर लग रहा था। गुड्स के ऊपर मान लीजिए 5% जीएसटी लगता है, तो पूरे पैक के ऊपर जो लगेगा 5% जीएसटी लगेगा, ना कि फ्रेट के ऊपर जो जीएसटी लग रहा था उस पर अलग और उस पर अलग, ऐसा नहीं लगेगा। सही, जो फ्रेट का अमाउंट जो होता है, जो ट्रांसपोर्टर हमें जो चार्ज कर रहा उस पे हम उसे GST अपनी कॉस्ट में जोड़ लेते हैं, अपने उसमें गुड्स की वैल्यू में जोड़ लेते हैं, उसके बाद टोटल पे जीएसटी लगाते हैं। गुड्स पे जो टैक्स लग रहा हो। बिल्कुल। जैसे अब जैसे क्या होता है ना, जैसे लैपटॉप है, अब मैंने तुम्हें लैपटॉप बेचा, अब लैपटॉप बेचने के बाद मैंने बोला यार तुम्हारे इंस्टॉल भी, तुम्हारे ना इसमें विंडो भी डाल देता हूँ, ये डाल देता हूँ, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस भी ले लिए उसी टाइम पे। अब भाई एक चीज बताओ, मैं तुम्हें लैपटॉप बेचूंगा तो इंस्टॉलेशन भी तो करके दूंगा ही दूंगा, ठीक है ना। तो अब मैं दोनों चीजों को एक साथ बेच रहा हूँ, मिला करके। भाई मैंने आपको बोला मैं आपको लैपटॉप बेचूंगा, आपको इंस्टॉलेशन भी करके दूंगा, आपको बैग भी दूंगा, आपको पेन ड्राइव भी दूंगा, ये सारी चीजें दे दी। अब मान लीजिए सब चीजों पे अलग अलग जीएसटी लग रहा है, तो सब पे अलग अलग जीएसटी को ना लगाएंगे, क्योंकि लैपटॉप की वजह से ये सारी चीजें बिक रही है। इंस्टॉलेशन अपने, अगर लैपटॉप नहीं होगा तो इंस्टॉलेशन हो जाएगा? नहीं हो सकता। तो इंस्टॉलेशन होता तभी है जब आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए। तो लैपटॉप की वजह से वो चीज बिक रही है, तो इसका मतलब लैपटॉप का जो जीएसटी लगेगा ये है कंपोजिट सप्लाई। ये क्या बन जाएगी? कंपोजिट सप्लाई बन जाएगी, और इसके ऊपर पूरे पैक के ऊपर जो जीएसटी लगेगा वो लगेगा जो लैपटॉप के ऊपर लगता है। ठीक है, समझ आया? और किसी को कोई डेफिनेशन पता नहीं? मैं इसमें ये पूछना चाह रहा था। हाँ। और सर जैसे इंस्टॉलेशन भी हो रहा है सिर्फ माना एसी का या का, तो वो उस पे लगेगा ना? देखो, एक तो होता है इंस्टॉलेशन, मान लीजिए तुम्हारे घर में इंस्टॉलेशन लगा हुआ है, वो मतलब सॉरी एसी लगा हुआ है, और तुमने बोला कि सर मेरे ना आकर के जरा थोड़ी खराबी हो रही है इसमें, और इसमें आगे जरा ठीक से ना एक जगह से हटा के दूसरी जगह लगा दो, ठीक है। तो वहां तो क्या होगा, आप इंस्टॉलेशन करने के लिए गए, तो इंस्टॉलेशन के ऊपर मान लीजिए 18% जीएसटी लगता है, तो आप लगाओगे 18% जीएसटी। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने तुम्हें अभी एसी बेचा और तुम्हें बोला कि इंस्टॉल भी करके दूंगा, अब मान लीजिए एसी बेचने के मैंने चार्ज लिए तुम्हें 1,00,000 रुपए, इंस्टॉल करने के लिए 10,000 रुपए, और एसी पे लगता है मान लीजिए 12% और इंस्टॉलेशन पे लगता है 18%। तो मैं ये नहीं कि अब 18 और 12 अलग अलग लाऊंगा, अब मैं टोटल परसेंट, क्योंकि देखो एसी की वजह से इंस्टॉलेशन चार्जेस आ रहे हैं, तो ये बन जाएगी कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई, क्योंकि मैंने तुम्हें एक पैक बना के बेचा ना कि भैया तुम्हारे घर में मैं इंस्टॉल भी करके दूंगा, एसी लगा के भी दूंगा और सब कुछ फिट करके दूंगा, ये तुम्हारा खर्चा हुआ 1,10,000 रुपए। अब उस 1,10,000 रुपए में 10,000 रुपए इंस्टॉलेशन है तुम्हारी तरफ से और 1,00,000 रुपए का वो है, तो ये नहीं कि तुम अलग अलग जीएसटी लगाओगे, ये कंपोजिट सप्लाई बन जाएगी, और इस पे जो जीएसटी लगेगा वो वही लगेगा जो एसी पे लगता है, क्योंकि एसी की वजह से वही जो सेल आई है, ठीक है। यस सर। और कुछ? और कुछ पूछना है किसी को? जी जी सर, वो फ्रेट में ना एक कंफ्यूजन है। जैसे हमारे पास ना कोई बिल्टी आई फ्रेट की, किसी का हम सप्लाई कर रहे हैं ना माल, जैसे 10,000 रुपये की कॉस्ट है और उस पे जीएसटी भी लगा हुआ है। तो जब सर हम आगे जीएसटी चार्ज करेंगे तो टोटल अमाउंट पे चार्ज कर देंगे बिल्टी की? बिल्कुल। कंपोजिट सप्लाई में जैसे मान लीजिए आपका गुड्स है आपके पास, आपने गुड्स बेचा, मेरे जो देखो 1,00,000 का गुड्स आपने बेचा, मान लीजिए मैंने आपको 1,00,000 रुपए का बिल बनाया कि 1,00,000 का गुड्स बेच रहा हूँ, ठीक है ना। उस पे मैंने अपने जो बात करी, मैंने जो मेरा जो कंसाइनमेंट लेके जाएगा उससे मैंने बात करी, तो उसने बोला सर 10,000 रुपए मैं लूंगा, आपके प्रोडक्ट पहुंचा दूंगा, ठीक है। ये तो होगा, हेलो, है ना। ऐसी तो कैसे भाई 1,00,000 रुपए, अब मैं इसका मतलब मैं आपको जो बिल बना के दूंगा वो बोलूंगा कि 1,00,000 रुपए तो भाई ये दे देना और 10,000 रुपए आप मुझे दे देना ये फ्रेट चार्जेस, ऐसे तो बोलूंगा। अब जो पीछे उसने मुझसे चार्ज करे, वो तो मेरे से तो चार्ज करे, वो तो उसने जो रेट लगता होगा उसने उस चार्ज कर लिया मुझे फ्रेट, ठीक है ना। लेकिन जब मैं पार्टी से चार्ज करूंगा तो मैंने अलग अलग चीजें नहीं बेची है, मैंने एक साथ पूरा बेचा है कि मैंने 1,10,000 का सामान आपको बेचा है, जिसके अंदर 1,00,000 का सामान है और 10,000 का फ्रेट चार्जेस है। तो ये जो सप्लाई बन गई है कंपोजिट सप्लाई बन गई, ये अलग अलग नहीं है, ये एक सप्लाई है, ये कंपोजिट सप्लाई बन गई है, ठीक है। इसे हम बोलेंगे कंपोजिट सप्लाई, क्योंकि मेरे गुड्स की वजह से ही मेरा फ्रेट के चार्जेस मैं तुमसे चार्ज कर रहा हूं, अदरवाइज मैं फ्रेट के चार्जेस तुमसे चार्ज ही ना करता। तो जो जीएसटी
जो जीएसटी मेरा उस पे लगता है गुड्स के ऊपर, वही मेरे पूरे पैक के ऊपर लग जाएगा। अच्छा। और कुछ सर अगर जिसको हम सप्लाई कर रहे हैं वही जीएस, अगर वो ट्रांसपोर्ट का वो पे कर रहा है, तब तो बिल में ऐड करने की कोई वो नहीं है ना जरूरत? फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो बिल में ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो बिल पे ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो टू पे वो वही पे कर रहा है तो बिल्कुल। और किसी को पूछना है? सर मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई में डिफरेंस ही क्या रहा है, जब दोनों में आप कह रहे हो कि टैक्स रेट हायर रेट पे ही लगेगा? नहीं, हायर रेट पे तो नहीं बोला मैंने। कंपोजिट सप्लाई पे चल लगता है प्रिंसिपल सप्लाई के ऊपर, जो भी आपका जिसकी वजह से बाकी चीजें बिक रही है। मिक्स सप्लाई में जो हायर रेट होता है उस पर लगता है। कंपोजिट सप्लाई में जो होता है, जो जिसकी वजह से सारी चीजें बिक रही हैं, प्रिंसिपल सप्लाई के ऊपर जो जिससे लगता है वही सब पे लगेगा। मिक्स सप्लाई में लगता है हायर रेट पे। ओके सर, ठीक है। बाकी अभी ये डिटेल में आएगा नेक्स्ट क्लास में, लेविन कलेक्शन के चैप्टर में, तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई क्या होती है। ठीक है सर। ठीक है, और कुछ? टैक्सेबल सेल को टर्नओवर बोलते हैं ना सर? बिल्कुल, टर्नओवर मतलब आपकी सेल। टर्नओवर का मतलब होता है आपकी सेल। और किसी को कुछ? ठीक है, इस वीडियो को देखना, और अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ठीक है, क्वेश्चन निकाल के रखना, क्योंकि डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आई है तो मुझसे डेफिनेशन पूछ लेना। ठीक है।